एक गाइड बुक मैंने आपसे शेयर किया होगा ग्रुप में। उस गाइड बुक या गाइडलाइंस को अगर आपने ओवरव्यू नहीं किया है तो एक बार ओवरव्यू आप कर लेंगे। इसमें सारी डिटेल्स हैं। इसकी पीडीएफ कॉपी आपको एक प्रोवाइड की गई है, और एक जो है वो वर्ड फॉर्मेट में कॉपी प्रोवाइड की गई है। वर्ड फॉर्मेट में इसलिए मैंने दिया है कि इस पे डायरेक्ट आप एडिट करके कई जो कंपोनेंट्स है उसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। स्टार्टिंग से चलेंगे कि आप जब अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करेंगे तो उसका फ्रंट पेज जो है एग्जैक्टली इस तरीके से दिखाई देना चाहिए, जिसमें कि रेड कलर में मैंने लिखा है कि टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द रिसर्च टॉपिक शुड बी रिटन हियर। तो जो भी आपका टॉपिक है वो यहीं पर आप लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे वट एवर जो टॉपिक डिसाइड होगा। और उसके बाद ये सारी चीजें सेम रहेंगी। आप अपना नाम लिखेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और देन नेम ऑफ द सुपरवाइजर यहाँ लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो फ्रंट पेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर आपको जो कंपोनेंट्स लिखना है यहाँ पर, वो कंपोनेंट्स को आप लिखते जाएंगे। सेकंड पेज में आएगा एक सर्टिफिकेट जो कि आपके रिसर्च सुपरवाइजर या गाइड जो भी आप बोले वो आपको देंगे। तो यहाँ पर भी आपको रिप्लेस करना है टाइटल ऑफ द रिसर्च को या टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट को यहाँ पर, एंड देन यू शुड राइट योर नेम हियर। एक पर्टिकुलर जगह में आपको नाम लिखना है, यहाँ पर नेम ऑफ द सुपरवाइजर अलॉन्ग विद सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर ये होगा। थर्ड पेज में एक डिक्लेरेशन पेज है जो कि आपको देना होगा कि एमबीए के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है यहाँ पर उसको आपने एक्नॉलेज किया है और ड्यूली साइट किया है। नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें आप जो भी करना चाहेंगे करेंगे, जो भी डिफरेंट चैप्टराइजेशन होंगे उसके पेज नंबर के साथ। ये एसेंशियल बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं हो, उस एलिमेंट को आपको हटाना है और बाकी एलिमेंट्स को आपको रखना है। ये जस्ट एक डेमो है या फिर एक गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत आपको काम करना है। तो ये कंटेंट पेजेस हैं। कंटेंट पेजेस को डिटेल्स में आपको लिखना है, और पेज नंबर जब आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाए तो उसका पेज नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट टेबल्स भी होंगे, डेफिनेटली प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डिफरेंट टेबल्स भी होंगे, और टेबल्स को भी आपको लिस्ट आउट करना है अप्रोप्रिएट वे में। ये लिस्ट ऑफ टेंटेटिव टेंटेटिव टेबल्स मैंने डाला है। एंड फाइनली लिस्ट ऑफ फिगर्स डाला है। तो फिगर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, उसके बेसिस में आपको फिगर्स डालने होंगे। उसके बाद आएगा लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मतलब फुल फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने लिखा होगा उसका पूरा फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक डेमो दिया गया है कि व्हाट शुड यू राइट। एंड फाइनली स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर के साथ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन जो है वो पहला चैप्टर होगा। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका एंटायर प्रोजेक्ट जो है वो डिवाइड होगा 5 डिफरेंट चैप्टर्स में, 5 चैप्टर में डिवाइड होगा, और उसके बाद रेफरेंसेस आएंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे इंट्रोडक्शन से, और इसमें ये एंटायर कोर्स ऑफ स्टडी में हम माइन्यूट चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले आज स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखेंगे तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू राइट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। आपके स्टडी का बैकग्राउंड क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड इट्स सिग्निफिकेंस विद इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। आप अपने स्टडी को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके रिसर्च टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट के फील्ड में या दूसरे एलाइड फील्ड में, उसको आपको एम्फोसिस करके हाईलाइट करना है। वही बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि अगर मैं अपने स्टडी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, लेट अस से मेरा स्टडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस एरिया में मेरा स्टडी है। तो कैसा लिखा जा सकता है, जैसे कि इन टूडेज फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन इनोवेटिंग इनोवेटिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टू स्टे कॉम्पिटिटिव। तो इस ढंग से आपको स्टडी को इंट्रोड्यूस करना है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आपका स्टडी क्या करना चाह रहा है उसको भी आपको ब्रोडर वे में क्लासिफाई करके बताना है। तो फर्स्ट जब भी आप करेंगे दैट शुड इंक्लूड द इंट्रोडक्शन। सेकेंड एस्पेक्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आप प्रॉब्लम स्टेट करेंगे उसको एक्सटेंसिव वे में आपको डिफाइन करना है। लेट अस से आप कोई भी स्टडी लेते हैं तो उसका एक रिसर्च प्रॉब्लम आपको स्टेट करना पड़ता है। रिसर्च प्रॉब्लम जब आप स्टेट करते हैं, बिना प्रॉब्लम के तो आप कोई भी स्टडी कर नहीं सकते। तो पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रिसर्च करना है या प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्रिसाइजली डिफाइन द रिसर्च गैप दैट एम्स टू एड्रेस। आप जो भी रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बताऊंगा। आज जस्ट मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर की। स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर है उसको हम स्टेट कर रहे हैं तो किस ढंग से स्टेटमेंट को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है,
while extensive research exists on strategic management, human resource practices, financial management, and marketing innovation, there remains lack of empirical study focusing on how these management domains are being transformed by emerging technologies and shifting consumer expectations. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कई सारे आर्टिकल्स जो है अवेलेबल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर में, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के ऊपर में, लेकिन एम्पिरिकल रिसर्च, कई कीवर्ड्स हैं प्रोजेक्ट में, कई कीवर्ड्स आएंगे जैसे कि एम्पिरिकल स्टडी। आपको पता नहीं है एम्पिरिकल का मीनिंग तो आप लिख लीजिए। एम्पिरिकल स्टडी का मतलब होता है दी क्वांटिटेटिव स्टडी, जो आंकड़ों के साथ हम चीजों को, तथ्यों को प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल स्टडी। ठीक है, एम्पिरिकल स्टडी बिना आंकड़ों के साथ हम जब बात करते हैं तो दैट इज जस्ट मैंने क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप के स्टडीज होते हैं। एम्पिरिकल स्टडी में हम क्या करते हैं कि आंकड़ों को प्रेजेंट करते हैं, दैट बिकम्स एम्पिरिकल। थ्योरेटिकल स्टडी में जो होता है वो आंकड़ों की बात ज्यादा नहीं करते, वो डायरेक्टली हम कोई भी चीज को प्रेजेंट कर देते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के बेसिस में हम कोई भी चीज प्रेजेंट कर देते हैं। For instance, in HRM, while many multinational corporations have successfully implemented AI-driven HR analytics, most mid-sized companies are struggling to integrate such tools effectively. अगर मुझे एक टॉपिक चूज करना है HRM में, और मैं बात कर रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड HR एनालिटिक्स, ये एक टॉपिक हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन HR एनालिटिक्स। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज HR एनालिटिक्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की है, लेकिन मोस्ट मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज फर्म्स और मिड साइज कंपनीज अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण मैं ये पर्टिकुलर रिसर्च को कर रहा हूं या कर रही हूं। ये एक रिसर्च गैप हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर रिसर्च गैप मैंने आइडेंटिफाई किया है HRM को लेके। सिमिलरली मार्केटिंग को लेके भी हम रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि इन मार्केटिंग ट्रेडिशनल अप्रोचेस सच एज प्रिंट एंड टेलीविजन एडवर्टीजमेंट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, yet many business fail to utilize data analytics for consumer insight। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो कंज्यूमर को कैसे डील कर रहा है मार्केटिंग अप्रोच में। हालांकि प्रिंट मीडिया, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, जो एनालिटिकल वे में डील उसको करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कंज्यूमर के परचेज डिसीजन के ऊपर में, ये मेरा रिसर्च गैप हो सकता है। सिमिलरली ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी हो सकता है कि सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजीज अभी तक बहुत वाइडली यूज है, बट इमर्जिंग इकोनॉमीज में उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो पहले आपको ये सारी प्रोसेस है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और गैप को कैसे लिखना है, लाइक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को कैसे लिखना है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जब भी आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आज से आप क्या करें, अपने आसपास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। जो मैंने रिसर्च टॉपिक्स आपको दिए हैं, एक्चुअली रिसर्च टॉपिक नहीं है, वो कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड के बेसिस में आप अपने आसपास क्या कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना चालू कर दें, और आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे वो इसी बेसिस में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। जैसे मैंने लिखा है 1.3, ये सीक्वेंसिंग आप समझिएगा। जब भी आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, पहला यूनिट जहां से स्टार्ट होगा दैट इज 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। आपको ऊपर में लिखा होगा 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, उसके बाद सेकंड रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम 1.2, थर्ड जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी दैट इज 1.3। और ये नोटेशंस को आप मार्क कीजिएगा जब भी आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वेवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने आपको फॉर्मेट इसलिए दिया है कि बहुत सारे रिसर्च स्टडी जब स्टूडेंट्स लेके आते हैं तो वो वेवर्ड होता है, मतलब नंबरिंग प्रॉपरली नहीं होते हैं और जस्टिफाइड नहीं होता है। वो सारी चीजें आपको करना है, वो सारी चीजें आप करके लाएंगे ताकि अल्टीमेटली जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, अल्टीमेटली यू आर एन MBA स्टूडेंट और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी चीजें अच्छा दिखे। अच्छा तो हो अंदर से कंटेंट, वो तो हो ही, लेकिन अच्छा दिखे भी। तो थर्ड एस्पेक्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। अब ऑब्जेक्टिव आपको कैसे लेने हैं और कितने लेने हैं। आपके स्टडी में जो भी आप मैंने टॉपिक, प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक चूज करेंगे, उसके लिए कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं। तो कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और जो भी आप ऑब्जेक्टिव लेंगे वो स्मार्ट अप्रोच के ऊपर आइडेंटिफाइड होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक। जो भी लें वो पिन पॉइंटेड हो, इट शुड बी मेजरेबल। जो आप बातें कर रहे हैं उसको आप मेजर कर सकते हो, वो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले लिए और अल्टीमेटली पता चला कि वो अचीव नहीं हो पा रहा है। वो रेलेवेंट हो, आज के थीम के साथ वो मैच करता हो, और वो टाइम बाउंड हो।
ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपने ले लिया और वो टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि वो स्मार्ट अप्रोच में बेस्ड हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगेन लिया है, कैसे व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स आई हैव टेकन फॉर माय स्टडी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसको समझिए अच्छे से। टू एनालाइज द इम्पैक्ट, मैं क्या करूंगा, इम्पैक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, किसके और किसके बीच, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। टेक्नोलॉजी जब बढ़ा है तो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ा है। यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल्स हैं। देखिए, आप अपने स्टडी में वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाइए। सपोज कोई भी आप टॉपिक चूज करते हैं, कोई भी कीवर्ड चूज करते हैं, उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उसको लिखना चालू कर दीजिए। यहाँ पर मेरे वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल यहाँ पर मैंने बताया। एक वेरिएबल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और दूसरा वेरिएबल है मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो दो वेरिएबल यहाँ पर मुझे मिले, ठीक है। और मैं उसका प्रभाव देखना चाहता हूं, मैंने वन वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर प्रभाव को देखना चाह रहा हूं। सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस। अब जो भी ऑफ लेट जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अभी तक, वो बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहां पर भी मेरे दो वेरिएबल हैं, एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा वेरिएबल है बिजनेस परफॉर्मेंस। तो देखिए, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि कौन कौन से वेरिएबल्स मैंने अपने स्टडी में लिया है। थर्ड है टू एक्सेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन एडॉप्टिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर संस्था है और संस्था के पास डेफिनेटली लाइक चैलेंजेस तो होंगे। अगर वो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करता है या डिसीजन मेकिंग करता है जो कि डेटा के बेसिस में हो, तो डिफरेंट चैलेंजेस उसके होंगे। वो चैलेंजेस पर्टिकुलर क्या क्या हैं, इन चीजों को भी आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ है टू एग्जामाइन द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन ड्राइविंग मैनेजमेट इनोवेशन। यहां पर भी दो वेरिएबल है मेरे, और एक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और दूसरा मैनेजमेंट इनोवेशन। तो मैनेजमेंट इनोवेशन एक वेरिएबल है और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दूसरा वेरिएबल है। रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या रोल है, उसका क्या इफेक्ट है मैनेजमेंट में इनोवेशन लाने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली टू प्रपोज स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉन्टेम्पोररी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो भी रिकमेंडेशन मैं देता हूं, इन द एंड ये सारी चीजों को एक्सेस करने के बाद ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ईच ऑब्जेक्टिव, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, वो रियल वर्ल्ड मैनेजमेंट चैलेंजेस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को बता रहे हैं। मतलब इसका इसका जो भी आउटकम निकल के आएगा वो डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल होगा। अब आपको चूज कैसे करना है रिसर्च टॉपिक, वो मैं थोड़ा सा क्लियर आइडिया दे रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं जॉब में होंगे डेफिनेटली, या जॉब में नहीं होंगे तो आपका एक एरिया होगा, एक सराउंडिंग होगा, एक ज्योग्राफिकल टेरिटोरी होगा। उस ज्योग्राफिकल टेरिटोरी के आसपास देखिए कि आपके रेस्पोंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। मैक्सिमम, मैं जहां तक मुझे नॉलेज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां पर आप नौकरी कर रहे हैं। तो वहां पर आप जो भी स्टडी एरिया लेते हैं अपना, से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स को लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उन कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन को आप मेजर कर सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, वो जो भी फैसिलिटीज दे रही है, जो भी सप्लाई चेन में आपके पास प्रोडक्ट है, उसका फैसिलिटीज वो एबल करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट। ये मैं ब्रॉडर एरियाज की बात कर रहा हूँ। इसमें और भी वेरिएबल्स आप खुद से ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो वो एक हो सकता है। सपोज कोई एमएनसी में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन प्लांट में काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन प्लांट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं एचआर टॉपिक के रिलेटेड, जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, परफॉर्मेंस है। आजकल बहुत टॉपिक चल रहा है वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी का, कि स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस करते हैं तो वर्क प्लेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। आपका ज्योग्राफिकल एरिया, जो डेटा कलेक्शन का एरिया होगा, वो आप वही एरिया को लीजिए जहां पर आप काम करते हैं, सो दैट आप रेस्पोंडेंट से कुछ डेटा कलेक्ट कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको लेना है 4 ऑब्जेक्टिव मिनिमम, और 5, 6, 7 ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम आप ले सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव आप लेंगे वो रेलेवेंट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। इस ढंग का ऑब्जेक्टिव आपको चूज करना है। नेक्स्ट आ गया 1.4, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। जो भी ऑब्जेक्टिव आपने लिया है, देखिए फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीजें जब हम प्रपोज कर रहे हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च गैप क्या है, तो वो अलाइंड होना चाहिए। अलाइंड होना चाहिए का मतलब, यहाँ पर आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव सपोज अलग लिया है और रिसर्च क्वेश्चंस आप अलग पूछ रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट नहीं होता है। माने वट एवर ऑब्जेक्टिव्स आपने लिया है, उसके बेसिस में आपके की रिसर्च क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, दैट शुड बी एड्रेस्ड। तो यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्टिव ऊपर में लिया है,
उसके रिसर्च क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, या मेरे मन में क्या क्या क्वेश्चंस उठे हैं जिसके कारण मैंने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लिया है। पहला रिसर्च क्वेश्चन है, हाउ डज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग इन मॉडर्न बिजनेस। जब तक ये रिसर्च क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आएगा, तब तक मैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं ले पाऊंगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिसीजन मेकिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये पहला क्वेश्चन मेरे मन में आया। सेकंड क्वेश्चन क्या आया, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इन एडॉप्टिंग न्यू मैनेजमेंट टेक्निक। कौन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है न्यू मैनेजमेंट टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, ये बेसिकली थ्योरेटिकल हो सकता है कि ये चैलेंजेस देखा गया है करके। थर्ड क्वेश्चन क्या आया होगा, हाउ डज एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इम्पैक्ट मैनेजमेंट इनोवेशन। जो मैनेजमेंट में इनोवेशन इनोवेशन प्रतिदिन हो रहा है, तो वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसको कैसे अफेक्ट डाल रहे हैं, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, तब वो ऑब्जेक्टिव बना है। फोर्थ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ है, उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, या उन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। फिफ्थ है, व्हाट स्ट्रेटेजीज कैन बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव मैनेजमेंट एडेप्टेबिलिटी एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये पांच रिसर्च क्वेश्चंस मेरे मन में आए, सो दैट ये पांच की ऑब्जेक्टिव्स में लिख पाया। तो आपके रिसर्च क्वेश्चन और आपके की ऑब्जेक्टिव्स वो अलाइंड होने चाहिए, वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ठीक है। एक बार आपने रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए, तो आपको हाइपोथेसिस फिर स्टेट करना होगा। हाइपोथेसिस मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको, अगर याद होगा सेकंड सेमेस्टर में, कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको एक रिसर्चर प्रूव या डिसप्रूव करना चाहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यहां पर मैंने आइडेंटिफाई किया है दो वेरिएबल, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इन दोनों के बीच का आइदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे मैं देखना चाहता हूं प्रभाव, ये हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बीच क्या संबंध है, उसको मैं देखना चाह रहा हूं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। ये दोनों एस्पेक्ट की रिलेशनशिप अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बना सकता हूं। जब भी रिसर्च में हम वेरिएबल्स के बीच के संबंध की बात करते हैं, कोई भी वेरिएबल, आपने 5 6 7 वेरिएबल अगर लिया स्टडी में, उसके रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हाइपोथेसिस एक दो टाइप के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो नल हाइपोथेसिस मैंने लिखा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। नल हाइपोथेसिस हमेशा जब आप लिखें, तो उसको नो नो में लिखना होता है कि कोई संबंध नहीं है। पहला, नल हाइपोथेसिस में ये बोला जा रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस परफॉर्मेंस का कोई संबंध नहीं है। दैट इज नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस को वैसा लिखा ही जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नल में क्या संबंध है, नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते, बिकॉज नल हाइपोथेसिस को हम संबंध नहीं है करके चालू करते हैं, क्योंकि रिसर्चर ये मान के चलता है कि कुछ चीज नहीं है पहले, बाद में उसको क्या बोलता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स बिजनेस परफॉर्मेंस, संबंध है। और नल हाइपोथेसिस को हमेशा एक रिसर्च डिसप्रूव करना चाहता है। अगर नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। जो एज अ रिसर्चर मैं चाहूंगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर लिंकेज हो, या इन दोनों के बीच संबंध हो, ऐसा एज अ रिसर्चर मैं चाहूंगा। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर रिजेक्ट करना चाहता है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। एक और एग्जांपल, H0, जो हम नल हाइपोथेसिस ले रहे हैं, हमेशा हाइपोथेसिस जब आप लें, तो H0 और H1 इस दो माध्यम से लिखना होता है, और जब आप नल लिखते हैं, तो आप एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसको लिखें। तो H0 में मैंने क्या लिखा है, द एडॉप्शन ऑफ एआई ड्रिवन एचआरएम डज नॉट एनहांस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर मैं एआई ड्रिवन एचआरएम प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता हूं, तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। ये नल हाइपोथेसिस हो गया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, द एडॉप्शन ऑफ एआई ड्रिवन एचआरएम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, उल्टा है उसका। तो ऐसे आप हाइपोथेसिस आप लेके चल सकते हैं, और उस हाइपोथेसिस को आप प्रूफ या डिसप्रूफ कर सकते हैं। आपके लेटर हाफ में मैं बताऊंगा। ये हाइपोथेसिस का जस्ट स्टेटमेंट है, जो कि आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लेने के बाद टेंटेटिव जो भी हाइपोथेसिस आपके स्टडी में है, उस हाइपोथेसिस को आप स्टेट करना चाहेंगे। ये स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस के। अगर आपने 5 ऑब्जेक्टिव लिया है, तो कोशिश कीजिए कि 5 हाइपोथेसिस एटलीस्ट आपके पास हो, लेकिन मिनिमम 3 to 4 हाइपोथेसिस तो आपको लेने ही चाहिए आपके स्टडी के लिए। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हाइपोथेसिस कैसे आपको लेना है। एक नल फॉर्म में होगा, दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म में होगा। नल फॉर्म को हमेशा H0 लिखेंगे, और अल्टरनेटिव फॉर्म को हमेशा H1 लिखेंगे। ये गाइड बुक जो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो एक बेंचमार्क है कैसे आपको लिखना है।
उस बेसिस में एक बेंचमार्क है। तो आप आपके पास ये है, इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है, आप डायरेक्टली H0 में जाके टाइप करके लिख सकते हैं। वो दीज आर दी हाइपोथेसिस। तो अभी तक ये क्लियर है मैं जो आपको बताया अभी तक? ओके। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो आप टाइप कर रहे हैं वो एंड में मैं आपको आंसर दे दूंगा, थोड़ा सा समय ये करेंगे, अभी इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो अभी तक आप क्लियर हैं? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस आपको 1.4 में स्टेट करने पड़ेंगे, और ऐसे ही आपको करना है। रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, सबके हाइपोथेसिस अलग होंगे, सबके रिसर्च क्वेश्चंस अलग होंगे। फिर हमको लिखना है 1.5 में सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। आप ऐसा स्टडी अगर चूज करते हैं जिसका कोई काम ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपके प्रोजेक्ट से, आपके रिसर्च से। और डेफिनेटली अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका फायदा सभी को होना चाहिए। लाइक एकेडमिक कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, एकेडमिकली आपका स्टडी जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इट प्रोवाइड्स न्यू इनसाइट्स इनटू मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज, जो भी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज है उसमें एक नया लाइक आयाम दे रहा है, ठीक है? सेकंड, एनहांसेस एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजीज है उसके लिटरेचर में वो वृद्धि कर रहा है, माने उसके लिटरेचर को वो बढ़ा रहा है, ठीक है? थर्ड है ऑफर्स एम्पिरिकल डेटा सपोर्टिंग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। मैं बताऊंगा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे उसको करना है। तो ये मेरा हो गया एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, एकेडमिकली मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा है या मेरे स्टडी का ये कंट्रीब्यूशन रहा है। सेकंड आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड दी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैनेजमेंट इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट इनोवेशन में क्या हो सकता है, वो एक इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है। सेकंड है आइडेंटिफाइज की चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन इन अडॉप्टिंग मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक, जो भी आज के डेट में चैलेंजेस आ रहे हैं और चैलेंजेस का जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में भी हमने बताया, तो इंडस्ट्री को डेफिनेटली हेल्प करेगा। थर्ड, प्रोवाइड डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस, जो भी रिकमेंडेशन होगा, डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन होगा, वो बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए सहायक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। 1.5.3 में पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग कंट्रीब्यूशन, जो भी पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग सोसाइटी के लिए लाइक इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। कि पॉलिसी मेकर के लिए रेगुलेशन फॉर्मुलेट या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रीनियरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं कि आपका सिग्निफिकेंस जो है वो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए लिखने का स्टाइल कैसे है। 1.5 में सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी है, 1.5.1 क्योंकि ये इसका सब पॉइंट है इसीलिए मैंने एकेडमिक कंट्रीब्यूशन लिखा है। सपोज आपका स्टडी एकेडमिकली कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ज्यादातर उसके कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल है, तो आप 1.5.1 में इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा अगर रोल नहीं है, इन दोनों का रोल है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये एक टेंटेटिव फॉर्मेट है जिससे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लिखना कैसे। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में एकेडमिया को, इंडस्ट्री को, पॉलिसी मेकिंग को कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सिग्निफिकेंस को आपको अप्रोप्रिएटली लिखना है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1.6 में स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, आपको उसके बाद लिखना होगा, सिग्निफिकेंस के बाद लिखना होगा कि इस स्टडी का स्कोप क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। स्कोप में मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर 1.6.1, क्योंकि ये 1.6 है तो स्कोप पहले आता है, तो 1.6.1। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसी फॉर्मेट पे स्टिक करेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट की इर्द गिर्द आपके चीजें होनी चाहिए। तो पहला इंडस्ट्री फोकस, स्कोप क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या फोकस होगा। ज्योग्राफिकल कवरेज, पर्टिकुलर कंट्री के लिए हेल्पफुल है या लोकल रीजन के लिए आप कर रहे हैं या पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, वो भी लिखना होगा। टाइम फ्रेम, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन जो आप करेंगे, सपोज आप 50 रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक पीरियड आपको मेंशन करना होगा कि फरवरी मार्च में मैंने डेटा कलेक्ट किया है इस टाइम फ्रेम के अंदर में। और मेथोडोलॉजी आपको डिफाइन करने होंगे कि आपने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड लिया है। लेकिन मैं ये तीनों के बीच डिफरेंस बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड। क्वालिटेटिव स्टडी वो होता है, आप लिख लें अगर नहीं लिखे होंगे, तो क्वालिटेटिव स्टडी वो होता है जो कि प्रीवियसली डन रिसर्च को एक्यूमुलेट करके किया जाता है। मतलब अगर कहीं आंकड़े पब्लिश्ड है, अगर मैं बोलूं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का पिछले 10 सालों में कितना हुआ है, ऑल ओवर इंडिया का एक डेटा, जो, तो आप क्या करेंगे, वो डेटा को एक्यूमुलेट करेंगे, कहीं वो पब्लिश्ड सोर्सेस में होगा कि 10 साल के आंकड़े आप जमा करेंगे और उसको कंपाइल करने के बाद ये बताएंगे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में किस ट्रेंड पे आया है, दैट इज क्वालिटेटिव डेटा।
उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जहां पर कि हम जो आंकड़े ऑलरेडी पब्लिश्ड है उस आंकड़ों से अपनी रिसर्च की बात करते हैं या प्रोजेक्ट की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, जिसको हम डायरेक्टली रेस्पोंडेंट से लाइक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मेजर करते हुए उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। लेट अस से कि आपने 50 रेस्पोंडेंट से आंकड़ा कलेक्ट किया उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के लिए, और उसके बाद उसको एसपीएसएस में एनालिसिस किया और उस पर कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पाया, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इतने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो एग्रीड है, इतने परसेंटेज ऑफ पीपल है वो डिसएग्रीड है या सेटिस्फाइड है, नॉन सेटिस्फाइड है। तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा जहां पर हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा जो पहले से कहीं पब्लिश हो, माने लाइक रिसर्च में, लिटरेचर में कहीं पर हो, जो भी लिटरेचर रिव्यू आप सर्वे करेंगे दैट इज ऑल क्वालिटेटिव इन नेचर। जो भी रिसर्च लिटरेचर के बेसिस में आता है उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। जो भी आंकड़ों के बेसिस में आता है दैट इज क्वांटिटेटिव। ये आप समझ लें। मिक्स्ड मेथड क्या है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड मेथड। तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर जब आप सर्वे करेंगे तो ये दोनों मेथड आप यूज करने वाले हैं, क्वालिटेटिव भी आप करेंगे एंड आप क्वांटिटेटिव भी करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि लाइक मेथोडोलॉजी में मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स को अडॉप्ट किया है अपने स्टडी में। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप स्टडी एक करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक लिमिटेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टडी पूरा एकदम अच्छा हो जाएगा। तो कुछ कुछ कमियां होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगे एज ए रिसर्चर जो आपको बताने होंगे अपने स्टडी में, जैसे कि डेटा कलेक्शन चैलेंजेस। सपोज मैं आपसे कहूं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो आप कंपनी से लिख के मैंने दे दीजिए प्रोजेक्ट में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हो सकता है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स के लिए या कॉन्फिडेंशियल डेटा जो रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है उस रेस्ट्रिक्टिव डेटा को हम ना ले पाए। सो दैट इज वन चैलेंज। टाइम कॉन्स्टेंट हो सकता है कि भाई आपने 50 रेस्पॉन्डेंट से लिया क्योंकि समय कम था, तो 50 रेस्पॉन्डेंट से ही लिया, या सपोज आपको 50 लिटरेचर रिव्यू करने थे, आपने 20 ही कर पाए, क्योंकि वो टाइम कॉन्स्टेंट उस पर लागू होगा। सैंपल साइज एंड रिप्रेजेंटेशन, एक स्मॉल सैंपल साइज पे आपने काम किया है जो कि जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, पूरे एंटायर मास के लिए हो सकता है कि हम ना बता पाए। से फॉर एग्जांपल आपने बिलासपुर में सर्वे किया है तो वो बिलासपुर के लोगों पे ही लागू होगा और एंटायर छत्तीसगढ़ में लागू ना हो सके, ये हो सकता है क्योंकि आपने स्मॉल साइज ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स लिया है। और कुछ टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि एडवांस एनालिटिकल टूल्स आपके पास अगर ना हो। सपोज किसी ने कहा कि एसपीएसएस सर चल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आप एसपीएसएस में एनालिसिस नहीं करें, तो वो भी आपका एक कंस्टेंट है कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या डेटा ड्रिवन टूल्स हम नहीं लगा पाए बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकल कंस्टेंट थी। तो जो भी लिमिटेशंस हो गए आपके स्टडी में, उस लिमिटेशंस को अप्रोप्रिएटली लिखना है। और जो भी आप प्रैक्टिकली फेस करेंगे उन्हीं लिमिटेशंस को आप लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा है तो आप लिखेंगे। जो भी प्रैक्टिकल चैलेंजेस आप फेस करते हैं इस जगह पे आपको लिखना होगा। अब आ जाते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का होगा। सभी के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन होगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इट डिस्कसेस द बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी। ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें सारी बातें आएंगी। बैकग्राउंड होगा, रिसर्च प्रॉब्लम होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सिग्निफिकेंस होगा, स्कोप होगा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी होंगे। लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू अगेन क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं। जो भी पहले से रिसर्च उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या डोमेन पे हो चुके हैं उसको हम संचय करेंगे, मतलब उसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। और एक्यूमुलेट करने के बाद उसको हम प्रेजेंट करेंगे कि इसके ऊपर ये काम हुआ है जो प्रीवियसली हुआ है। दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगेन बता रहा हूं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रीवियसली कौन कौन से ऑथर ने क्या क्या काम किए हैं, उसको जब हम एक्यूमुलेट करेंगे और अपने स्टडी में प्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू। और लिटरेचर रिव्यू में हमको क्या डिस्कस करना है, एग्जिस्टिंग स्टडी, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या स्टडी ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट इज वन। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। थियोरिटिकल फ्रेमवर्क मतलब आप एमबीए पढ़ रहे हैं, डिफरेंट थ्योरीज उसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि मार्केटिंग में आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा, आपने कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट थ्योरीज है उसको पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़े। ये ऑलरेडी थ्योरी एस्टैब्लिश्ड हैं। तो जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से थ्योरी ऑलरेडी हैं, उन थ्योरीज को भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मुझे पर्सनालिटी का स्टडी करना है, किसी इंसान के पर्सनालिटी को एक्सेस करना है या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सनालिटी और बिहेवियर पे स्टडी करना है, तो डेफिनेटली मुझे पर्सनालिटी के कितने टाइप्स होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या हैं, और पर्सनालिटी का फ्रेमवर्क क्या है वो मुझे जानना होगा। और उसको मैं अपने रिलेटेड स्टडी में यहाँ पर थियोरिटिकल फ्रेमवर्क में लिखूंगा भी कि पर्सनालिटी के टाइप्स इतने हैं,
और इसका ये थ्योरी है, इन पर्सन्स ने थ्योरी दिया था, और ये मेरे स्टडी में इस हिसाब से अफेक्ट करेंगे। तो वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको बनाना है अपने स्टडी में। और फाइनली रिसर्च गैप को भी आइडेंटिफाई करना है। देखिए रिसर्च गैप क्या है, हो सकता है कि मोटिवेशन या पर्सनालिटी या जो भी आप टॉपिक लें उसमें बहुत सारे काम हुए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस काम में भी एक गैप आइडेंटिफाई आपको करना है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं चूज करता हूं मोटिवेशन, मोटिवेशन मेरा मान लो टॉपिक है, मोटिवेशन के साथ मैं दूसरे वेरिएबल्स को भी कंबाइन कर सकता हूं कि नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए टीचर कितना मोटिवेटेड है। तो मोटिवेशन के ऊपर भी बहुत रिसर्च हो चुका है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के ऊपर भी बहुत हो चुका है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि टीचर, स्पेसिफिक टीचर कम्युनिटी के ऊपर में, हायर एजुकेशन के ऊपर में इन दोनों वेरिएबल्स को लेके ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। उस हिसाब से मेरा रिसर्च जो है वो इनोवेटिव है। तो इस ढंग से मैंने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया है। तो टॉपिक जब भी आप चूज करते हैं तो गैप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप पहले वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करेंगे और वो वेरिएबल कहां पर फिट हो पा रहा है, मतलब आपके एरिया में। सपोज आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो आपको डेटा जो है वो मार्केटिंग लाइक फील्ड से अच्छा डेटा आपको मिल सकता है, तो आपको वो सोचना चाहिए कि मार्केटिंग का कौन सा एस्पेक्ट है जहां पर की प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम में वेरिएबल्स मेरे कैसे फिट बैठ रहे हैं, जहां की मैं रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर सकूं और उस पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ड्रॉ कर सकूं। तो ये आपको समझना होगा। और लिटरेचर को आपको सर्च करना होगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में कितना काम हुआ है। इस पे मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको लिटरेचर रिव्यू में बताऊंगा कि लिटरेचर को हमको कैसे सर्च करना है, डिफरेंट इसके लिए एआई टूल्स क्या क्या हैं, और इजी वे में हम कैसे करके लिटरेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आजकल एआई बेस्ड कंपोनेंट बहुत सारे आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। पहले के जमाने में जब रिसर्च होता था या पीएचडी होता था तो डिफरेंट लाइब्रेरीज में लोग जाते थे और सर्च करते थे लिटरेचर को, उसके बाद लाके पढ़ते थे। बट आज इजी हो गया है सिस्टम, और एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली ये सारी चीजें लिखेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिजाइन लिखना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन हम अगर कहीं से करेंगे तो उसका मेथड्स, सैम्पलिंग का टेक्निक्स, ये सारी चीजें मैंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई थी। अगर आपको डिटेल में और समझना हो कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, हालांकि मैं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर, ये सारी चीजें रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी वो चैप्टर है जिसमें आप बताएंगे कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें उसका रिसर्च डिजाइन क्या होगा, उसमें डेटा कलेक्शन हम क्या कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम डेटा कलेक्शन कर पाएंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स अगर हम यूज करते हैं तो कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्रोप्रिएट होगा जिसको हम यूज कर पाएंगे, और एनालिटिकल अप्रोचेस, जैसे कि मैंने एसपीएसएस आपको दिया और कहा कि उसको इंस्टॉल करके रखिए, तो उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके भी मैं बताऊंगा जो कि वेरिएबल्स हैं उनको लेके, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर चैप्टर 4 में आपको लिखना होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो डेटा एनालिसिस, आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर, लाइक एक्सेल में भी डेटा एनालिसिस होता है, देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटा है, आर सॉफ्टवेयर है, पाइथन है, बहुत सारे आज के डेट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आप डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट, एटलीस्ट आपको इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, बिकॉज आप जो भी रिलेवेंट फील्ड में हो, एसपीएसएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए एसपीएसएस टूल काम आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी डेटा, आपके कंपनी का डेटा होगा या आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं उसका डेटा होगा, उसको उसका इंटरप्रिटेशन भी इजी वे में एसपीएसएस में हो पाएगा। तो इसका ब्यूटी आप देखेंगे जैसे जैसे हम लाइक क्लास में प्रोसीड करेंगे, तो ये सारी चीजों का एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। तो आप इसको सीखेंगे तो आगे वाले समय में भी आपको डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। फिर चैप्टर 5 में हम लिखेंगे फाइंडिंग्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। जो भी एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे, जो भी डेटा इंटरप्रिट करेंगे, उसका फाइंडिंग्स लिखेंगे, उसका डिस्कशन लिखेंगे। डिस्कशन कैसे लिखा जाता है कि हम अपने फाइंडिंग को, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, जैसे कि मैंने थ्योरी बताया पर्सनालिटी के ऊपर में, तो पर्सनालिटी के ऊपर जो भी थ्योरीज है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और प्रीवियस स्टडीज के साथ हम कंपेयर कर सकेंगे डिस्कशन पार्ट में। और फाइनली कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिसर्च का इम्प्लीकेशन क्या है, उसका रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसमें हम क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं और क्या फ्यूचर में रिसर्च डायरेक्शन दे सकते हैं कि जहां पर आपने रिसर्च छोड़ा है वहां दूसरा कोई रिसर्चर कैसे करके आगे उस पर्टिकुलर स्टडी को ले जा सकेगा। इसको कंक्लूजन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली आपको रेफरेंस एंड अपेंडिक्स लिखना होता है। रेफरेंस में सारे जो साइटेड सोर्सेस हैं, देखिए साइटेड सोर्सेस का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर लिटरेचर अगर मैं लिखूं तो किसने दिया है। सपोज मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है और रिसर्च आर्टिकल्स का समरी मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उसका अप्रोप्रिएट साइटेशन आपको डालना पड़ेगा। साइटेशन का मतलब किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उस काम को किया है। तो आप जब पढ़ते होंगे, मैंने कई रिसर्च पेपर्स अपने डाले हैं ग्रुप में,
तो उसमें देखिएगा कि बीच बीच में साइटेशंस अवेलेबल हैं, जैसे 2 लाइन लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है दुबे 2020। तो दुबे ने 2020 में इस पर्टिकुलर रिसर्च को किया, दैट इज नोन एज साइटेशन। उसका मतलब है साइटेशन बोला जाता है उसको। तो कोई भी रिसर्च को आप जहां से उठाते हैं उसको पर्टिकुलरली आपको साइट करना होता है, और साइटेशन जनरली एपीए स्टाइल में होता है। एपीए स्टाइल का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। बहुत सारे और साइटेशन का लाइक प्रोसेस है। एक वैंकूवर साइटेशन है, एक चिकागो है, एक एमएलए है। तो जनरली हम एपीए स्टाइल, इसमें भी मैं बताऊंगा कि रेफरेंस को कैसे एपीए स्टाइल में हम एआई की मदद से कर सकते हैं। और फाइनली आपको अपेंडिक्स लगाना होगा, जिसमें कि अगर आप एक क्वेश्चनर लेते हैं, क्वेश्चनर का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन अगर हम प्रिपेयर करेंगे या इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करेंगे या एडिशनल डेटा प्रिपेयर करेंगे, उसको आपको अपेंडिक्स में डालना होगा। तो जनरली ये स्ट्रक्चर है। ये 5 चैप्टर्स आपके होंगे, और इन्हीं 5 चैप्टर्स में आपको एंटायर प्रोजेक्ट को आपको डिजाइन करना होगा। अब थोड़ा सा आते हैं लिटरेचर रिव्यू में। हालांकि मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू को हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर रिव्यू। सेकंड चैप्टर जो आएगा वो इस ढंग से बनेगा 2.1 में, इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर रिव्यू। जो भी थ्योरेटिकल या एम्पिरिकल फाउंडेशन ऑफ द स्टडी होगा उसको लिटरेचर रिव्यू डिस्क्राइब करेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपका रिव्यू राइट डायरेक्शन में है, रिसर्च के वो राइट डायरेक्शन में अगर लिटरेचर रिव्यू लेके जा रहा है, तो आपका जो फॉर्मुलेशन है, जो बाकी के जो चीजें आप करेंगे वो सही डायरेक्शन में जाएगी। बिना लिटरेचर पढ़े अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाते हैं, या आपने ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर दिया बिना रिव्यू करके, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो सही नहीं बैठेगा। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस फील्ड को आप ले रहे हैं, जिस फील्ड को आपको स्टडी करना है, उस फील्ड पे कितना काम हो चुका है ऑलरेडी, कितना लिटरेचर अवेलेबल है, और किस ढंग से उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि एस्टैब्लिशिंग अ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल फाउंडेशन फॉर द स्टडी। अगर थ्योरी उस पर अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा कि पर्सनालिटी का थ्योरी, मोटिवेशन का थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी, कोई भी एस्पेक्ट आप मेजर करेंगे तो डेफिनेटली उसके पीछे एक थ्योरी इन्वॉल्व होगी। वो थ्योरी को आपको पहले समझना है। अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूं, तो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे लाइक थ्योरीज अवेलेबल है। जब तक मैं उन थ्योरीज को नहीं पढ़ूंगा तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है वो मुझे नहीं आएगा। तो पहला आप काम ये करें कि जो भी टॉपिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके पीछे का थ्योरी क्या है, वो थ्योरी को पहले आइडेंटिफाई करें, और उसके पीछे का एम्पिरिकल फाउंडेशन, एम्पिरिकली कैसे वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट बना है, उसको खोजने की कोशिश करें। सेकेंड, आइडेंटिफाइंग की ट्रेंड्स, डिबेट्स एंड रिसर्च गैप। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ कहाँ कितना कितना काम हुआ है, उस पर क्या क्या डिबेट्स चल रहे हैं, या उस पर क्या क्या रिसर्च गैप है, इसको आप आइडेंटिफाई करें। फिर इन्फॉर्मिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय एनालाइजिंग पास्ट स्टडी। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी जो लाइक यूज करते हैं, वो भी हमारे लिटरेचर को बेस होता है कि लिटरेचर हमारा क्या है, उसके बेसिस में हम कौन सा मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं। और फाइनली, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड एंश्योरिंग रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड न्यू इनसाइट। हम डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लिटरेचर रिव्यू की बात होगी। लिटरेचर रिव्यू में पहले जो लिटरेचर रिव्यू हुआ करता था, इस पे मैं एक अलग से क्लास लूंगा, लिटरेचर रिव्यू आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। दैट इज नोन एज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। जो मॉडर्न ट्रेंड आज के डेट में चल रहा है, दैट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, या इसके बारे में और डेप्थ में जान पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्विटर में एक पोस्ट आता है, से फॉर एग्जांपल कोई भी हैशटैग चलता है और एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट के बेसिस में आप अपना डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। उस रिएक्शंस को एक्यूमुलेट करके एक पर्टिकुलर एजेंसी, या से फॉर एग्जांपल न्यूज एजेंसी, ये बताती है कि देश में अभी क्या चल रहा है। वो सेंटिमेंट एनालिसिस करती है थ्रू बिब्लियोमेट्रिक। माना वो आपके ओपिनियन को कलेक्ट करेगी। से फॉर एग्जांपल किसी ने ट्विटर में लिखा, सुपर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, किसी ने बहुत बुरा लिखा, तो उसका एक वर्ड क्लाउड बनाती है। आप देखे होंगे न्यूज में एक वर्ड क्लाउड डिस्प्ले होता है, और वो वर्ड क्लाउड ये बताता है कि जो वर्ड जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका सिग्निफिकेंस उतना ही ज्यादा होता है। तो ये ट्रेंड, ये एनालिसिस को हम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। अगर आपके पास डेटा है तो लिटरेचर सर्वे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू भी हो सकता है। पहले ये सारे ट्रेंड्स अवेलेबल नहीं थे। आज के डेट में बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एक रिसर्च ट्रेंड है। मैं आपको एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। हालांकि आपके पास अगर साधन नहीं है तो ये एसेंशियल नहीं है कि आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करें, लेकिन ये जो लिटरेचर सर्वे है वो लिटरेचर आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंडेट नहीं है, अभी भी आप नोट कर लीजिए, बाद में नहीं पूछिएगा।
कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हमको करना ही है क्या, ये करना नहीं है। जो स्टूडेंट जिसके पास साधन है, और बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए आपको डेटा का भी जरूरत पड़ता है, डेटा हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपके स्टूडेंट मास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट है। सपोज एक मास है जिसको एमबीए की डिग्री चाहिए, जो जॉब में है, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कैटेगरी है, जो कि बहुत ज्यादा इस पे अंदर नहीं जाएगा। एक मास है कि लर्निंग जिसको चाहिए, कि हम इसको सीखना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और उसके पर्पज से ही हम बैठे हैं कि आप सीखें, चीजों को सीखें। तो इसके लिए वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है जो सीखना चाह रहे हैं। और तीसरे कैटेगरी के हैं जो कि इन फ्यूचर चाहते हैं समवेयर डाउन द लाइन कि वो पीएचडी करें, या रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम करें, या दूसरे कुछ कोर्स करें जिसपे रिसर्च यूज हो, जो प्रोजेक्ट ये आप कर रहे हैं उसका यूज हो, तो भी ये प्रोजेक्ट का एसेंशियल मैंने इफेक्टिव वे में बनना जरूरी है। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना काम कीजिए। एसेंशियल बिल्कुल नहीं है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आपको डालना है, लेकिन हाँ, भविष्य में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये आज का ट्रेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करता भी है प्रोजेक्ट में अपने, तो हमको उसमें ज्यादा लाइक एफर्ट डालना होगा, मुझे ज्यादा एफर्ट डालना होगा, हमारे टीचर्स को ज्यादा डालना होगा, बिकॉज वो आपको हम डेटा भी प्रोवाइड करेंगे और सिखाएंगे भी। सो दिस इज एक्स्ट्रा लाइक मैंने हमारी मेहनत है, और हम खुश रहेंगे कि आप करेंगे। तो दैट इज अप टू योर चॉइस। इसके लिए भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि बिब्लियोमेट्री कैसे करना है, जिसमें डिफरेंट डेटा सोर्सेस होंगे, उसको कैसे एक्यूमुलेट करना है, उसको डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक में कैसे डालने हैं, और फिर जो भी आपका आउटपुट मिलेगा, उस पर्टिकुलर आउटपुट को आपको कैसे समझना है। एक रिसर्च पेपर शायद मैंने डाला हुआ था पहले बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 2.3 में आ जाता है फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। व्हाट इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद इन द स्टडी। आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने से पहले आपको की कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे की आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स दिए हैं, उस की वेरिएबल्स के अंतर्गत और कौन से सब वेरिएबल्स आप अपने स्टडी में लेंगे, उस सारे वेरिएबल्स की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, की कॉन्सेप्ट या की वेरिएबल्स से। फॉर एग्जांपल जो मैंने इस पर्टिकुलर स्टडी में जो लिया है, डेफिनेशंस ऑफ की कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स यूज्ड इन द स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि सपोज मैं काम करना चाहता हूं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में, सपोज ये मेरा प्राइमरी वेरिएबल है, आपको प्राइमरी वेरिएबल अपना आइडेंटिफाई करना है कि किस एरिया पे मैंने एक शब्द आइडेंटिफाई किया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा एरिया है सपोज। अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एडॉप्शन ऑफ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडॉप्शन की बात कर रहा हूं मैं बिग डेटा की बात कर रहा हूं, मैं ऑटोमेशन इन बिजनेस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। ये सारे कंपोनेंट्स को मिलकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर करना है, या और कौन कौन से सब वेरिएबल्स उसके हो सकते हैं, तो एक हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स। ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स क्या करता है, प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाता है वर्कफोर्स प्लानिंग को एनहांस करने के लिए। आजकल बहुत चल रहा है एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स का जमाना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। देखिए, ये तीन कंपोनेंट को मैंने जब लिया है, तो ये स्टडी इनोवेटिव बन गया है। अगर मैं एक स्टडी को लेता, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लेता, हो सकता है ये तीनों वेरिएबल के ऊपर अभी तक स्टडी हुआ ही ना हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक्स के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हैं। तो एक की कंपोनेंट या एक की वेरिएबल को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं, तो और दो जो की वेरिएबल्स हैं, या और दो तीन चार जो की वेरिएबल्स हैं, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मेन वेरिएबल एक आप आइडेंटिफाई कीजिए, और बाकी सब वेरिएबल्स को आप लिखिए जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, और उसके बीच आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना है कि कैसे। आपको यहाँ पर डेफिनेशन, आपने सारे वेरिएबल्स के डेफिनेशन लिखना होगा। मैंने हालांकि यहाँ पर तीन ही दिया है, आप मिनिमम 5 वेरिएबल्स लीजिए, 4-5 वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए स्टडी में। तो 4 to 5 वेरिएबल्स ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। अब देखिए, यहां पर मैंने 3 वेरिएबल की यहां पर बात की है। अब यहां पर मैं फ्रेमवर्क बनाना चाह रहा हूं, या फ्रेमवर्क मैंने ये प्रिपेयर किया है। जैसे कॉन्सेप्ट इन रिसर्च आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। एआई बेस्ड एचआर टूल्स, एआई बेस्ड जो ये एचआर टूल्स है, उसका प्रभाव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे कितना पड़ रहा है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का प्रभाव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे कितना पड़ रहा है, और ये एआई बेस्ड एचआर टूल्स जो भी हैं, उसका प्रभाव डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे कैसे पड़ रहा है। अब ये मेरे 3 वेरिएबल पूरा नए हैं, ये ऊपर में 3 वेरिएबल जिसको मैं आइडेंटिफाई किया हूं,
और ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डायग्राम मैंने बनाया है ये कंप्लीटली न्यू है। तो इस लिहाज से मेरा जो स्टडी है वो नॉवल हुआ, मतलब ये यूनिक हुआ। और हम ओवरडन टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं, मतलब रिसर्च में या प्रोजेक्ट में ओवरडन टॉपिक नहीं किया जाता। आपको उसके लिए एक डिक्लेरेशन देते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो नॉवल है या वो यूनिक है। तो इस लिहाज से जब आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने वेरिएबल्स का, और उन वेरिएबल्स के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप हो सकता है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका रिसर्च सुपरवाइजर जो है वो हेल्प करेगा। लाइक या सपोज आप मेरे अंडर कर रहे हैं अपना वर्क, तो आपने एक मेन वेरिएबल लाइक निकाल के दिया और उसके सब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं सपोज, तो बेस्ट ऑफ सब वेरिएबल्स आप लें, ऐसा हम आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड द रिसर्च टूल्स वी आर हैविंग। जो भी रिसर्च टूल्स हमारे पास हैं उसमें हम आपको आइडेंटिफाई करके कि ये वेरिएबल्स बहुत एडिक्वेट होंगे आपको लेने के लिए, ये हम आपको बता सकते हैं। और उसके बाद आपको इनका डेफिनेशन लिखना है, उनका लिटरेचर सर्वे करना है और इस चैप्टर में आपको डालना है। इसके बाद आएगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मैंने बताया आपको कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो एग्जिस्टिंग थ्योरी, अब मैं बोलूंगा कि एचआर एआई बेस्ड एचआर टूल्स के ऊपर क्या क्या थ्योरी है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या क्या थ्योरीज है, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? ये तीनों जो मैंने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए हैं, इन वेरिएबल्स का एग्जिस्टिंग थ्योरीज क्या क्या है। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे थ्योरीज होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च किया होगा, उस पे रिलेवेंट थ्योरी दिए होंगे। तो इसका देखिए मैंने थ्योरी भी आइडेंटिफाई किया है कि टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल टैम, इसको डेविस ने दिया था 1989 में। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एम्प्लॉय एडॉप्शन ऑफ डिजिटल एचआरएम टूल्स कैसे अडॉप्ट करते हैं उसके बारे में टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल में बताया है। तो ये एक थ्योरी हो सकता है। रिसोर्स बेस्ड व्यू, इसको दिया था बर्ने ने 1991 में, जो बताता है कि टेक्नोलॉजी एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एचआरएम एफिशिएंसी है। और थर्डली कॉन्टीजेंसी थ्योरी, फिडलर्स कॉन्टीजेंसी थ्योरी जो बहुत पॉपुलर है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा एचआरएम में, वो बताता है कि एचआरएम का सक्सेस एआई एडॉप्शन पे और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे कैसे डिपेंडेंट है। तो एग्जैक्ट थ्योरी अगर आपको नहीं भी मिलता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी लाइक मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी हो वो आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यहाँ पर लिखना होता है। और फाइनली आपको लिखना होता है कि जस्टिफिकेशन ऑफ थ्योरीज फॉर दिस स्टडी, आपने जो वेरिएबल लिया वो थ्योरी के साथ कैसे अलाइंड हो रहा है। यू हैव टू अलाइन दोस पर्टिकुलर थ्योरीज विथ योर वेरिएबल्स या स्टडी ऑब्जेक्टिव जो है उसके साथ आपको अलाइन करना होगा। अब यह है कि लिटरेचर रिव्यू लिखते कैसे हैं। लिटरेचर रिव्यू लिखने का बहुत सारे तरीके हैं, और एक तरीका यह है जो मैंने दिया है, इसमें बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, एक बहुत शॉर्ट वे में मैंने बताया है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपने 50 लिटरेचर सर्वे किया, आपने 3 4 5 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए और आप 50 लिटरेचर रिव्यू उस पे किए, 50 आर्टिकल्स को स्टडी किया, और 50 आर्टिकल्स के स्टडी के बेसिस में आपने लिखा कि दिस एंड दिस ऑथर इन 2020 फाउंड दैट एआई ड्रिवन एचआर सिस्टम एनहांसेस हायरिंग एफिशिएंसी। इसमें और भी लिख सकते हैं कि दिस ऑथर्स हैव कैरिड आउट रिसर्च ऑन दिस फलाना चीज एंड दे गॉट दिस थिंग्स, इतना परसेंटेज ऑफ पीपल वेर फाउंड टू बी सेटिस्फाइड। जो भी है, एक पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर चीज को एक पैराग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लिटरेचर रिव्यू के लिए। वैसे ही अगर 50 लिटरेचर आपने सर्वे किए हैं तो 50 छोटे छोटे पैराग्राफ में उन पर्टिकुलर ऑथर्स ने क्या क्या स्टडी किया है, ये सारा चीज को आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 ऑथर हैं तो मैंने एंड लिखा है, यहाँ पर एक ऑथर है तो 2021 इस ढंग से लिखा है, यहाँ पर एक ऑथर है तो इस ढंग से लिखा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो भी हम पास्ट स्टडी को लिख रहे हैं अपने थीसिस में या अपने प्रोजेक्ट में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2020 का स्टडी को पहले लिखा है, 2021 के स्टडी को बाद में लिखा है, और 2022 के स्टडी में वो लास्ट में लिखा है। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। कई लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे को लेटेस्ट वाला पहले लिखना है और पुराना वाला बाद में लिखना है, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि 2022 का स्टडी को पहले लिखे, उसके बाद 2020 का लिखे, फिर 2021 का लिखे, तो वो ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। आपको लिखना है कि जो भी, और ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक ऑथर का नाम लिखा जाता है, उसके बाद ईयर लिखा जाता है, और उसके बाद उनके द्वारा जो भी किया गया काम है उसको लिखा जाता है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है रिव्यू लिखने के लिए। सिमिलरली सिमिलरली आप 50 60 जितने भी लिटरेचर्स आपके पास हैं वो लिटरेचर को आप सर्वे कीजिए। मिनिमम आप 40 50 लिटरेचर तो डालिए ही, कि 40 50 लिटरेचर पे काम किया है। और लेटेस्ट लिटरेचर डालना ना भूलें। मतलब आप अगर काम कर रहे हैं आज 2025 में और आप लिटरेचर डाल रहे हैं 1980 का, बहुत ज्यादा लिटरेचर 80 में 90s में जो काम हुआ है उसको आप डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है।
आप अगर 25 में काम कर रहे हैं तो एट बेस्ट कोशिश कीजिए कि 2015 या 2020 ऑनवर्ड्स ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर आपको मिले और उन चीजों को आप डालें ताकि उसका रेलेवेंस जो है वो मोर इंसाइटफुल हो सके, वो मोर अप्रोप्रिएटली दिखे। इन चीजों को आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो सेकंड एस्पेक्ट है दैट इज आइडेंटिफाइड रिसर्च गैप्स। लास्ट में आपको लिखना है कि रिसर्च गैप आपका क्या क्या था या क्या क्या है। लिमिटेड रिसर्च, यहाँ पर लिखा है कि लिमिटेड रिसर्च हुआ है एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑन एडॉप्शन ऑफ एआई ड्रिवन एचआरएम। देखिए, एआई ड्रिवन एचआरएम के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं लार्ज फर्म्स में, बड़े जो फर्म्स थे उसके ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो भी हैं उस पे एआई ड्रिवन एचआरएम टेक्निक्स पे काम नहीं हुआ है। तो ये एक इनोवेशन है और ये एक गैप है जिसको मैं फुल फिल करना चाहता हूं अपने रिसर्च के माध्यम से कि स्मॉल के ऊपर क्योंकि काम नहीं हुआ है तो मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की स्टडी स्मॉल फॉर्म्स पे करना चाहता हूं। ये हो सकता है। सेकंड है कि लैक ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज मेजरिंग एआई इफेक्टिवनेस ओवर टाइम। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब से फॉर एग्जांपल आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। मैं एक इंस्टेंस दे रहा हूं। आपका परफॉर्मेंस बिफोर डूइंग दिस क्लास, प्रोजेक्ट के ऊपर अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कैसे बनाना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं है। आज जो आपका परफॉर्मेंस होगा, अगर मैं एक मेजर करूं, एक क्वेश्चनर, एक टूल के माध्यम से आपका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करूं डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर में, और सेम क्वेश्चनर को आपको बोलूं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्लासेस, जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया या ट्रेनिंग दिया, उसके बाद के रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करूं और उन दोनों को कंपेयर करूं कि इसमें कौन सा बेटर था, तो डेफिनेटली अगर ट्रेनिंग के बाद या क्लासेस के बाद आपका रेस्पॉन्स या जो मैं मेजर करूंगा वो अगर ज्यादा आता है, उसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज इफेक्टिव। उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। उसका मतलब दो डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखिए, समझिए, एक था बिफोर ट्रेनिंग जो आपका परफॉर्मेंस था, और दूसरा है आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका परफॉर्मेंस है। ये जो बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग की कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूं कि उसमें अगर गैप है तो डेफिनेटली मेरा ट्रेनिंग जो है वो सक्सेसफुल रहा, ये मैं बोल पाता हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिफरेंट टाइम में चीजों को मेजर करती है। वैसा आप मेजर कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आप कर सकते हैं जिसमें परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं बिफोर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, अगर आपके पास सुविधा है तो। यहां पर मैंने आइडेंटिफाई किया है कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च नहीं था, इसलिए मैंने दिया। फिर मैं बोल रहा हूं कि नहीं, इनसफिशिएंट स्टडीज है, बहुत ज्यादा स्टडीज हुआ नहीं है एआई ड्रिवन इथिकल एचआरएम चैलेंजेस के ऊपर, इसीलिए ये तीन डेफिनेटली गैप्स हैं। और ये तीन गैप्स को फुलफिल करने के लिए मैंने आइडेंटिफाई किया ये गैप को, और उसके बेसिस में मैंने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। तो ये 2.5.2 पे आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स आप लिख सकते हैं। रिसर्च गैप लिटरेचर में भी कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी लिखा हुआ है, और सेम चीजों को लिखा है मैंने, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं है। और इस गैप को कैसे फुलफिल करना है, उस पे मेरे को क्या इन्वेस्टिगेशन करना है ये भी लिखा है। जैसे कि मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का लाइक स्पेसिफिक इफेक्ट एचआर डिजिटलाइजेशन चैलेंजेस को मेजर कर रहा हूँ। मल्टी ईयर डेटा सेट, माने बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये मेजर करना चाह रहा हूँ। या डिफरेंट एक फ्रेमवर्क मैंने डेवलप किया है जो एआई ड्रिवन एचआरएम को मेजर कर सके। तो ये बेसिकली लिटरेचर रिव्यू में ये सारे पार्ट्स आपको लिखने होंगे। ये समरी है, आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, 2.7 को नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा ये नहीं है। ये समरी दिया गया है। थर्ड चैप्टर में अब आते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी। थर्ड चैप्टर में आपको क्या लिखना है, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पर्टिकुलर पेपर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मैं पढ़ा चुका हूं, और वो सारे कंपोनेंट्स को मैंने डिस्कस ब्रोडर वे में किया था उस समय, मुझे याद है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में बेसिकली आपने अपने रिसर्च में कौन कौन से चीजों को लिया है, कैसे आपने रिसर्च डिजाइन बनाया है, डेटा कलेक्शन का मेथड्स क्या क्या था, उस सारी चीजों को आपको डिस्क्राइब करना होगा। आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी दूसरे के रिसर्च मेथोडोलॉजी से डिफरेंट होना चाहिए, या आपका रिसर्च डिजाइन जो आपके स्टडी के लिए सुटेबल हो वो आपको लेना है। इसमें इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि क्या क्या आपने रिसर्च डिजाइन लिया, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या था, डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या क्या थे, अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किया तो उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, और इथिकल कंसिडरेशन आपने क्या क्या लिया। डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है। पूरे रिसर्च को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या क्या करते हैं, दैट इज नोन एज रिसर्च डिजाइन। बेसिकली तीन टाइप के रिसर्च डिजाइन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। पहला होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आपका रिसर्च किस किस कैटेगरी में है वो आप खुद बता लेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कब करते हैं, व्हेन रिसर्च प्रॉब्लम इज अनक्लियर, रिलाइज
heavily on qualitative method such as interviews. जब भी हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, जब भी, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फैक्ट को, दैट इज एक्सप्लोरेटरी। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रेंड को या रिलेशनशिप को या क्वांटिटेटिव डेटा को, सपोज मैंने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया रेस्पोंडेंट से, कस्टमर से, और उसको चार्ट के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से उसको डिस्क्रिप्शन देके लाइक एनालाइज किया, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है, या क्वांटिटेटिव डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और थर्ड रिसर्च होता है कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया कि एक्स का प्रभाव वाई के ऊपर क्या पड़ रहा है, या एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, दैट इज कॉजल रिलेशनशिप। एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज, सपोज योगा और स्ट्रेस की बात करते हैं कि योगा जैसे जैसे हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है, ये अमूमन देखा गया है। तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डूइंग योगा ऑन स्ट्रेस, तो मैं ये हाइपोथेसिस स्टेट करूंगा कि योगा हैज गॉट ए नेगेटिव रिलेशनशिप विद स्ट्रेस। नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे? अगर योगा को हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस लेवल नीचे हो जाएगा या कम हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो कहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, आपके स्टडी में वो आपको देखना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल कि प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव एनहांसेस जॉब परफॉर्मेंस, अगर मैं इंसेंटिव ज्यादा से ज्यादा दूं तो परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज पॉजिटिवली एनहांसेस देयर मोटिवेशन या परफॉर्मेंस, जो भी। तो ये कॉजल रिसर्च है। तो बेसिकली आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, या कॉजल रिसर्च करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि हम डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च करते हैं, तो पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर जो वेरिएबल्स हमने लिया है उसके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉजल रिलेशनशिप। तो आपको ये रिसर्च डिजाइन में लिखना होगा। फिर आपको ये भी बताना होगा कि जो रिसर्च डिजाइन आपने चूज किया है वो किस लिए चूज किया है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि if a study examines AI driven HRM and its impact on employee performance, a causal design is appropriate। अगर मैं बोल रहा हूं कि AI driven HRM का प्रभाव मैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे देखना चाहता हूं, तो मुझे कॉजल रिसर्च डिजाइन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर चीज का कॉज कॉज है और दूसरे के ऊपर इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन कॉजल रिसर्च डिजाइन। ठीक। तो आप अपने रिसर्च डिजाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं आपके वेरिएबल्स के हिसाब से। जो वेरिएबल्स आप लेंगे, आइदर आप इफेक्ट डिटरमाइन कर रहे हैं या रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कॉजल रिसर्च होगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जा रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, और आप एक्सप्लोरेटरी पे जा रहे हैं तो क्वालिटेटिव डिजाइन बस करते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी होगा। दो रिसर्च डिजाइन भी आप सेम टाइम में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको डिफाइन करना होगा सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। आपको मैंने बताया था कि आपका पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंटायर ग्रुप है, एंटायर ग्रुप कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। जैसे अगर मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ एचआर प्रोफेशनल के ऊपर में, जैसे एचआर एनालिटिक्स की बात हुई, तो पूरे एचआर प्रोफेशनल या बिजनेस मैनेजर या सारे एम्प्लॉयज आईटी फर्म्स के, ये मेरा पॉपुलेशन है। पूरे भारत का जो आईटी लाइक एम्प्लॉयज है या एचआर प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे मेरे पॉपुलेशन होंगे। लेकिन सारे पॉपुलेशन पे मैं स्टडी नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, लिमिटेशंस है, लाइक मनी कॉन्स्टेंट है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है। तो पॉपुलेशन को एंटायर में नहीं ले सकता, मेरे को एक छोटा सा सैंपल लेना होगा, या सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो सैंपल होता है जिसको मैं डेटा कलेक्शन के लिए यूज करता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि नहीं, जितने आईटी फर्म्स हैं बिलासपुर या रायपुर में, वो उनको मैं लूंगा और वो मेरे सैंपल होंगे। तो पॉपुलेशन को मेरे को डिफाइन करना है कि एंटायर पॉपुलेशन क्या था, लेकिन मैं पॉपुलेशन को नहीं ले पा रहा हूं, तो सैंपल मेरा क्या था। तो मेरे को एक रेस्ट्रिक्टिव एरिया को डिफाइन करना होगा यहाँ पर अपना सैंपल लेने के लिए। से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वाले जो एम्प्लॉयज हैं, लाइक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, उनका कंज्यूमर एंटायर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर की। तो मेरा जो सैंपल सिलेक्शन है वो सिर्फ बिलासपुर है, लेकिन मेरा एंटायर पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ है। इस लिहाज से हम समझें। सैम्पलिंग मेथड हमारा क्या होना चाहिए? दो टाइप के जनरली सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर में भी बहुत सारे सैम्पलिंग्स के टाइप हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का या हर रेस्पोंडेंट का इक्वल चांसेस होता है सिलेक्शन के लिए, इक्वल चांस होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं एक सर्वे करने निकला, और सर्वे करने में मैंने पहले घर को सर्वे किया, और सेकंड घर जो था मेरा वो 10वां घर था, फिर थर्ड वाला 20वां घर था, फोर्थ वाला 30वां घर था। इस ढंग से अगर मैं सर्वे करूं तो सभी का इक्वल चांसेस बनता है।
तो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। माने 9 घर छोड़ के मैं 10वां को अगर चूज कर रहा हूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जजमेंट के बेसिस में मैं सैम्पलिंग करूं। जजमेंट के बेसिस में का मतलब ये होता है कि मेरे को जो इफेक्टिव लगे उसका चॉइस मैं करूंगा, दैट इज जजमेंट। या कन्वीनियंस के बेसिस में। कन्वीनियंस के बेसिस में मतलब मैं, मेरे को 1 से 10 घर जाना नहीं है, अगर एक पहले घर दूसरे घर 10वें घर तक अगर मेरे को डेटा मिल जाता है तो 10वें घर में मैं खत्म कर दूंगा। दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस होते हैं। एक मैकेनिज्म आप फॉलो करते हैं जिसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक डिफाइन करते हुए हम सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं। मोस्टली आप जब अपना रिसर्च करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी में ही जाइए, बिकॉज आपको इजीली डेटा खोजना है। प्रोबेबिलिटी में आपको नहीं जाना है, बिकॉज फिर आपका टाइम कांस्टेंट और रिसोर्स कांस्टेंट वाली बात आएगी। तो जहां से आपको डेटा मिलता है आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड मैंने अपने रिसर्च में यूज किया है करके। सैंपल साइज जो डिटरमाइन करते हैं, एक रूल ऑफ थंब है कि मिनिमम 200 से 400 रेस्पोंडेंट हम सर्वे के लिए लेते हैं। हालांकि मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा बिकॉज टाइम कम है आपके पास, तो मिनिमम आप 50 रेस्पोंडेंट के साथ कर सकते हैं। कोई इससे ज्यादा लेता है तो वो भी अच्छी बात है। अगर हम प्राइमरी डेटा सर्वे कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50 रेस्पोंडेंट से कोशिश कीजिए कि आप डेटा लें। और डिफरेंट फार्मूलाज भी हैं, वो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। 50 रेस्पोंडेंट या 100 रेस्पोंडेंट के साथ अगर आप जाते हैं तो एक इफेक्टिव लाइक प्रोजेक्ट डिजाइन आप कर सकते हैं। फिर डेटा कलेक्शन मेथड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड। इस पे भी मैं एक अलग से क्लास लूंगा। सर्वे एंड क्वेश्चनर, कैसे करके क्वेश्चनर बनाया जाए, प्रश्नावली जिसको बोलते हैं। आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अगर मेजर करना है, जैसे कि एचआर ऑटोमेशन एडॉप्शन, ये एक वेरिएबल अगर मेरा है तो उसको मैं मेजर कैसे करूंगा, इसके लिए क्या क्या टूल्स बनेंगे, वो टूल मैं क्वेश्चनर के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से बना सकता हूं। और ये प्रश्नावली पहले से आइदर अवेलेबल हो उसको भी यूज कर सकता हूं, या फिर अपना खुद का प्रश्नावली भी क्रिएट किया जा सकता है। दो माध्यम है, दो टेक्निक है क्रॉस क्वेश्चनर बनाने के लिए। आइदर आप खुद बना लीजिए जिसमें मेहनत है, या फिर किसी ने बनाया हो तो उसको उठाइए और उसको प्रॉपर साइटेशन या क्रेडिट दीजिए कि मैंने इसके प्रश्नावली का यूज किया है, इसके क्वेश्चनर का यूज किया है। तो से फॉर एग्जाम्पल कि आपने 5 वेरिएबल लिया है, तो साइमल्टेनियसली आपको 5 प्रश्नावली या क्वेश्चनर भी आइडेंटिफाई करना होगा। आपको 5 क्वेश्चनर आइडेंटिफाई करना होगा और 5 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली आइडेंटिफाई करना होगा, जिसपे आप डेटा कलेक्शन कर सकें, जिसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस एसपीएसएस के थ्रू से मैं आपको करके बताऊंगा। तो आपको क्वेश्चनर आइडेंटिफाई करने हैं, डिटेल में और भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू एंड फोकस ग्रुप, आप अगर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो आपको उसके लिए भी क्वेश्चंस बनाने होंगे। ये क्वालिटेटिव इनसाइट्स हैं, जैसे कि अगर मैं किसी को पूछूं कि आपने जो लर्न किया है वो इफेक्टिव था या नहीं था, और अगर नहीं था तो क्या क्या चैलेंजेस थे, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ठीक से मैंने साउंड नहीं आ रहा था, या कोई और प्रॉब्लम्स थे। उसको जब डेस्क्रिप्टिव वे में हम कुछ चीजों को पूछते हैं, दैट इज नोन एज इंटरव्यू। क्वेश्चनर के माध्यम से डेटा कलेक्शन अलग चीज है, और इंटरव्यू के माध्यम से डेटा कलेक्शन करना अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरव्यू बेसिकली एक पैराग्राफ वे में राइटिंग जो मटेरियल्स रहता है, दैट इज नोन एज इंटरव्यू। क्वेश्चनर जो होता है वो डेफिनेटली हम एक स्केल पे लेते हैं। स्केल मतलब 5 पॉइंट के स्केल या 7 पॉइंट के स्केल पे हम मेजर करते हैं क्वेश्चनर को। जैसे कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं इस क्लास से, तो उसके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे कि बहुत सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, कम सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स बन सकते हैं जिसपे हम रेस्पॉन्स को रेस्पोंडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनर डिजाइन जब मैं आपको बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ये हो गया प्राइमरी डेटा। डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा अगर डायरेक्टली हम रेस्पोंडेंट से लेते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। जो हमने बात की कि 50 रेस्पोंडेंट 100 रेस्पोंडेंट से आप डायरेक्टली डेटा कलेक्शन करेंगे, दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा सोर्सेज जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेस हैं। जैसे लिटरेचर में मैंने कहा कि ऑलरेडी जो पब्लिश सोर्सेस हैं उससे हम डेटा ले रहे हैं। ये डेटाबेसेस में आपको मिल जाएंगे, जैसे स्कोपस का डेटाबेस है, वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस है, गूगल स्कॉलर का डेटाबेस है। यहां से आपको सेकेंडरी डेटा सोर्सेस मिल जाएंगे। आप क्लियर रहिए कि प्राइमरी डेटा अगर मैं बोल रहा हूं तो डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट है, और सेकेंडरी डेटा बोल रहा हूं तो जो पब्लिश सोर्सेस है, डिफरेंट इंडस्ट्री का रिपोर्ट है, या डेटाबेस है, या नीति आयोग का रिपोर्ट है, या इंटरनल कंपनी का रिकॉर्ड है, वो सारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेस हैं। तो आप अपने स्टडी में दोनों टाइप के डेटा ले सकते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। और जहां से आपने डेटा लिया है उसको आपको मेंशन करना होगा कि प्राइमरी डेटा के लिए हमने ये यूज किया, और सेकेंडरी डेटा के लिए यहाँ यहाँ से हमने लिया है। उसके बाद हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट और उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे उसको हमको बताना होगा। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में हम सेल्फ डेवलप्ड स्केल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। एक क्वेश्चनर जब हम बनाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़ों को स्केल बोलते हैं। एक क्वेश्चनर होगा, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे, उसको बोला जाता है स्केल। से फॉर एग्जांपल आपने 5 वेरिएबल लिया है, उसका मतलब आपको 5 तो स्केल लेना पड़ेगा
और वो पांचों स्केल को कंबाइन करने के बाद हम बोलेंगे कि ये मेरा क्वेश्चनर है। ठीक है। तो आपको स्केल आइडेंटिफाई करना है, एक वेरिएबल के पीछे आपको एक स्केल आइडेंटिफाई करना है जो कि आप अपने स्टडी के लिए ले सके। स्केल डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक आप सेल्फ डेवलप भी कर सकते हैं। आपको अगर परफॉर्मेंस को मेजर करना हो तो आप स्केल को सेल्फ डेवलप कर सकते हैं, या रिसर्च सुपरवाइजर की मदद से कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है वो आपको मदद कर देगा कि स्केल को कैसे डेवलप करना है, कहाँ से स्केल लेना है। या फिर आप स्केल को प्रीवियस रिसर्च से भी ले सकते हैं, प्रीवियस रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुका है, जो आपको मिल गया लिटरेचर में, और आपने उस स्केल को उठा लिया, लेकिन उसको साइटेशन प्रॉपर देने हैं, मतलब आपको उसको साइट करने पड़ेंगे। उस स्केल को ऐसे ही नहीं लेना है, उसका स्केल है करके आपको लिखना है कि मैंने इसका स्केल लिया है, देन आप उसको ले सकते हैं। स्ट्रक्चर, जो भी हम क्वेश्चनर बनाएंगे उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, जिसमें कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एज का इंफॉर्मेशन, जेंडर का इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे के इंफॉर्मेशन होंगे। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी होंगे आ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और आपका मान लो कंट्रोल वेरिएबल कुछ है तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। डिटेल्स जो है क्वेश्चनर का वो मैंने एंड में दिया हुआ है, आप डिटेल जाके देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट जो स्केल्स हम लेंगे उसमें, लाइक डिफरेंट जो स्ट्रक्चर लेंगे क्वेश्चनर का, उसमें डिफरेंट स्केल्स आइडेंटिफाई करना होता है। स्केल तीन प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का मतलब होता है जैसे जेंडर हो गया या नेम हो गया। जेंडर मेल और फीमेल हम दो कैटेगरी में लिए, मेल और फीमेल। मेल को अगर हम वन बोल रहे हैं और फीमेल को अगर टू बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल मेल से बड़ा है या मेल फीमेल से बड़ा है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल, जहां पर बड़े छोटे सब इक्वल रहते हैं, और हमारा कैटेगराइजेशन जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है, दैट इज नॉमिनल स्केल। जैसे कि जेंडर हो गया, या से फॉर एग्जांपल कलर हो गया, तो किसी का ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है, इसका मतलब ये नहीं कि व्हाइट ब्लैक से बड़ा है या ब्लैक व्हाइट से बड़ा है। तो जहां पर ये रैंकिंग वाली बात नहीं आती, दैट इज नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल किसको बोलते हैं? जब हम प्रिफरेंस मेजर करते हैं, आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, कितना सेटिस्फाइड है। तो 5 अगर आप रैंक देंगे तो ज्यादा सेटिस्फाइड है, उससे नीचे देंगे हाईली सेटिस्फाइड, लो सेटिस्फेक्शन, मॉडरेटली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल। इस एस्पेक्ट पे जब हम रैंकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल स्केल। और थर्ड टाइप के स्केल होते हैं लिकर्ट स्केल, जो कि 5 पॉइंट में होता है, जहां 1 को हम स्ट्रांगली डिसएग्री बोलते हैं और 5 को स्ट्रांगली एग्री बोलते हैं। इसको बोला जाता है लिकर्ट स्केल। तो आप अपने स्टडी में कौन से टाइप के स्केल को लेंगे, जनरली क्या होता है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के लिए, डेमोग्राफी मतलब एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम हो गया, सेक्स हो गया, इस सारी चीजों को मेजर करने के लिए हम नॉमिनल स्केल लेते हैं। लेकिन प्रेफरेंस को रेट करने के लिए हम ऑर्डिनल स्केल या फिर लिकर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चनर बनाएंगे, जो कि मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है, तो कौन सा स्केल का आपने प्रयोग किया है उसको भी आपको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, लिकर्ट स्केल मैंने अडॉप्ट किया है फ्रॉम स्मिथ एंड जॉनसन। एक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर मुझे स्केल मिला, और उसमें 5 7 10 क्वेश्चन जो भी थे, उसको मैंने अडॉप्ट किया है स्मिथ एंड जॉनसन से, जो कि 2019 में दिया है। इस ढंग से आपको लिखना पड़ेगा कि ये स्केल मैंने अपने स्टडी में लिया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने एक सेल्फ डेवलप्ड स्केल यूज किया एआई एडॉप्शन इन एचआरएम के ऊपर में, जिसको मैंने पायलट टेस्टिंग के थ्रू से वैलिडेट किया। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं कि स्केल आपने क्या कैसे करके लिया। उस स्केल का रिलायबिलिटी वैलिडिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि मैं एसपीएसएस जब आपको रन करूंगा तो एक बार बता जरूर दूंगा। हालांकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी रन नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्केल लेना है और डायरेक्टली प्रोसीड कर जाना है, बिकॉज आप मैंने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दो स्टूडेंट्स जो करना चाहेंगे तो ये मैं करके भी बता दूंगा कि आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद जो भी डेटा एनालिसिस का टेक्निक, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो एक्सेल शीट में ही हो जाता है। कुछ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम यूज कर सकते हैं, जो भी डेटा आपका कलेक्शन होगा, लाइक टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, जो भी आप यूज करना चाहें, या जो भी डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर की मदद से। ये भी बाध्य नहीं है, आप जनरल लाइक टेबुलर फॉर्म में भी आप अपने डेटा को लाइक इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके इसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास लूंगा। और फाइनली इथिकल कंसिडरेशन आपके क्या क्या होंगे, कि आपने क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जब भी आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो क्या कंसेंट आपने लिया है उन लोगों से जिन लोगों से आपने क्वेश्चनर भराया है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और डाटा स्टोरेज और सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था रही है, ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैं जेल में जाके डेटा लेता हूँ, या किसी ऐसे पर्सन से डेटा लेता हूँ जिसको लाइक बहुत गंभीर बीमारी है, तो क्या उसको उसकी कॉन्फिडेंशियली को मैंने मेंटेन किया है, इस पर्टिकुलर चीज को हमको यहाँ पर बताना होता है कि हम आपका नाम और लाइक आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको गुप्त रखेंगे, और उसको सार्वजनिक नहीं होने देंगे, ऐसा गाइडलाइंस रिसर्च का बोलता है। तो आपको डिक्लेरेशन भी देना इसमें पड़ता है। और फाइनली आप लिमिटेशन स्टेट कर सकते हैं कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट था, डेटा एक्सेस में जो कांस्टेंट था, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बायस में जो कांस्टेंट था, उसको हमने
एडिक्वेटली फॉलो किया है करके। तो आज तो टाइम हो गया शायद, आज थर्ड चैप्टर तक ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एंड फर्दर डिस्कशन हम कल करेंगे।